नमस्कार, NauKeyNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह राजनीति, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्री और दूसरे लोगों का जो घालमेल है वो किस तरह से घोटाले करता है और बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा उठाकर इस देश को लूट रहे हैं, समाज को लूट रहे हैं। बात कर रहा हूँ यूपी टीईटी का जो पर्चा लीक हुआ था उसके बारे में, और उसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस सफाई के साथ में इसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल थे और इसको किस सफाई से बार बार घोटाले को दबाने की कोशिश हो रही है। इस घोटाले में कौन कौन शामिल हो सकता है, इससे कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो बारकोड नीचे आपको दिख रहा होगा, इस बारकोड को स्कैन करके आप हमको भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अभी लौट के आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब यूपी टीईटी का पर्चा लीक हुआ तो बहुत बड़ी सनसनी फैल गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में टीचर बनने के अभिलाषी उत्तर प्रदेश के नौजवान महीनों की मेहनत करने के बाद इस उम्मीद में पहुंचे थे कि चुनाव आने वाला है, हो सकता है चुनाव से पहले भर्तियां हो जाएं और हमको नौकरी मिल जाए। और इस पूरी की पूरी उम्मीद को नाउम्मीद कर दिया एक व्हाट्सएप के वायरल ने, एक ऐसा वायरल जिसके अंदर यूपी टीईटी के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सर्कुलेट हो गए थे, वो लीक हो रहे थे। ये पर्चे जब लीक हुए तो उसके बाद सनसनी फैल गई, और उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा की तरह अपने जो वीरस वाले अंदाज में आए और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और ये कहा कि मैं हूँ तो कोई भी बचेगा नहीं। और ये कहने के साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जो लोग भी पकड़े गए हैं उन सब के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई होगी, उन सबको निरुद्ध किया जाएगा, लखनऊ की सड़कों पर उनके होर्डिंग्स लगाए जाएंगे और उनके घर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। ये ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस ऐलान के बाद में छात्रों को और भी आश्वासन दिए गए, परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई, उनको कह दिया गया आराम से घर आने जाने दिया जाएगा, रोडवेज की बसें फ्री होंगी और बहुत सारा करके किसी तरह शांत करा करू के योगी जी मामले को योगी जी ने दबा दिया। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो बुलडोज़र का क्या हुआ, और उस बुलडोज़र का सवाल लोग पूछ रहे हैं। मैं बीच में प्रोग्राम का छोटा सा पॉज लूँगा। किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी के घर पे बुलडोज़र चलाए। किसी भी सरकार को एक अधिकार नहीं है कि वो होर्डिंग लगा के चौराहे पे किसी व्यक्ति को बदनाम करे। ये दोनों काम गैरकानूनी हैं। सरकार अगर ऐसे सीधे सबको अगर सज़ा देने लगेगी तो सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को भी देती है। और आपने CA आंदोलन के दौरान देखा होगा, आंदोलनकारियों के पोस्टर सड़कों पर लगा दिए थे जिसको कोर्ट ने कहा हटाइए आप। बहरहाल इसलिए ये पोस्टर नहीं लगे हैं और इसलिए बुलडोज़र नहीं चला है जिसकी बात की जा रही थी। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बड़ी मछलियाँ हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करता हूँ। पूरा का पूरा कांड शुरू होता है 23 अक्टूबर को नोएडा में होटल रेडिसन से। बड़ा खूबसूरत होटल है, जो लोग नोएडा जाते हैं उस होटल रेडिसन में संजय उपाध्याय जो परीक्षा नियामक है और एक आदमी जो कि ये पूरा धंधा करता है, राय अनूप प्रसाद। राय अनूप प्रसाद एक प्रिंटर है, बल्कि प्रिंटर भी नहीं है, वो फिनसर्व सर्विसेज करके कोई कंपनी चलाता है। वो और संजय उपाध्याय नोएडा के होटल रेडिसन में मीटिंग करते हैं और बगैर टेंडर दिए गुपचुप तरीके से किसी को हवा लगे बगैर 13 करोड़ रुपए का ठेका राय अनूप प्रसाद को दे दिया जाता है। राय अनूप प्रसाद में कौन से सुरखाब के पर लगे थे? पुलिस की जांच कहती है कि राय अनूप प्रसाद संजय उपाध्याय का यानी परीक्षा नियामक का पुराना दोस्त था, जबकि दूसरे लोगों की जांच कहती है, जो विपक्ष है उसका सवाल ये है कि ये बाकायदा रश्मि वर्मा का भाई है, जो बीजेपी की बड़ी नेता है और बिहार में विधायक है। वहाँ से सोर्स लगाया गया था कि इसको ठेका मिल जाए। मामला सिर्फ ठेका मिलने का होता तो हम ये मान लेते कि चलो ठीक है, एक ठेका दे दिया गया जान पहचान के आदमी को। लेकिन ये ठेका ऐसा ठेका नहीं था। ये ठीक वैसा ठेका है जैसे कि देश की सुरक्षा करने के लिए जो राफेल है वो विमान खरीदा गया तो उसके मेंटेनेंस का ठेका अनिल अंबानी को दे दिया गया, जिसको कुछ नहीं आता जाता उस बारे में। वहाँ तक भी ठीक था कि अनिल अंबानी तो मेंटेनेंस ही कर रहे हैं, लेकिन ये ठेका दिया जाना था एक सिक्योरिटी प्रेस को और दे दिया एक ऑर्डिनरी प्रेस को। और जिस पार्टी को ये ठेका दिया गया उसने क्या किया कि उसने आगे दिहाड़ी पे कुछ लोगों को रख लिया जो उसकी
क्वेश्चन पेपर की कंपोजिंग, डिजाइनिंग और उसका वो सब काम कर रहे थे, मतलब डेली बेसिस पे। और दूसरे शब्दों में जो लोग नौकरी के लिए वहाँ जाने वाले हैं पेपर देने, उन्हीं लोगों से पेपर बनवाया जा रहा था। इनके पास अपना स्टाफ भी नहीं था, डेली बेसिस पे इन्होंने लोगों को रखा और उनसे पर्चे बनवाने शुरू कर दिए। और इस काम के लिए इन्होंने 4 कंपनियां हैं उनको बाहर छापा खाना, प्राइवेट कंपनियां, छोटी मोटी प्रेस जिन पे कि आप पर्चे वर्चे छपवाते हैं या हैंडबिल छपवाते हैं या दूसरी प्रिंटिंग कराते हैं, स्टेशनरी छपवाते हैं, उन प्रेसों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग का काम दे दिया। अब इसके पीछे एक व्यवस्थागत चीज़ भी है कि इस देश की व्यवस्था का भी इसमें एक सवाल है जिस पर मैं आऊँगा। ये कंपनियां हैं PS प्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के ओखला की एक प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटरी है। प्राण प्रिंटर्स लिमिटेड, कोलकाता की प्रिंटोमानिया प्राइवेट लिमिटेड, और नोएडा 59 की एक कंपनी है। एक कंपनी कहा जा रहा है उसको, उसका नाम नहीं बताया जा रहा, उसकी कहानी क्या है ये बाद में पता चलेगा। ये ठेका दे दिया जाता है। अब इस वीडियो के बीच में ये ठेका इस कंपनी के पास कैसे पहुंच जाता है, इसके कई वजहों पे मैं जाना चालू करता हूं। ये ठेका इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि वो उसकी पॉलिटिकल अप्रोच है, पहली चीज़, कथित रूप से। दूसरी चीज़, जो परीक्षा नियामक है वो बगैर टेंडर के ठेका दे रहा है, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नोएडा से एक छोटी सी जगह से उठा के उसको परीक्षा नियामक बनाया जाता है, तो ये क्या होता है और कौन सा गणित होता है जिसके कारण वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, ये भी पता लगाने की ज़रूरत है। ये भी पता लगाने की ज़रूरत है कि एक अधिकारी होटल रेडिसन जैसे होटल्स में घूम के क्या करता रहता था, CCTV है। ये भी पता लगाने की ज़रूरत है सबके बीच में सरकार के सिस्टम में वो कौन सी ढिलाई है जो इस तरह के टेंडर जारी करने की इजाज़त दे देती है। जब भी कोई प्रक्रिया होती है जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है तो उसके लिए बाकायदा एक ऑडिट का सिस्टम बना रहता है। कुछ बड़े अधिकारी होते हैं जो सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट के होते हैं, जिनके हरे दस्तखत से ही चीज़ें पास होती हैं। वो पास कैसे हो गई, उनको कहाँ से निर्देश आए थे, ये भी एक सोचने का विषय है। सोचने का विषय ये भी है, और जो सबसे ज़्यादा सोचने का विषय है कि आपने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो सरकार की सबसे अच्छी व्यवस्थाएं थी उनको बदनाम कर दिया। उस बदनामी में नेता शामिल थे क्योंकि प्राइवेट को देने पे कमीशन मिलता है, प्राइवेट कंपनियां शामिल थी क्योंकि उनको बहुत सारी कमाई मिलती है, और प्राइवेट कंपनियां अपने शीशे के खूबसूरत दफ्तर बनाती हैं और उसके अंदर से कूड़ा आपको डिलीवर करती हैं। इसी सरकार के पास में ऐसी इतनी बढ़िया सिक्योरिटी प्रेस हैं, अपनी प्रेस उत्तर प्रदेश सरकार की, जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार का बजट तक छप जाता है, एक लाइन लीक नहीं होती। अगर बजट लीक हो जाता है, जिन लोगों ने नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा, सरकार को पूरे इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसी ज़बरदस्त प्रिंटिंग प्रेस इसी सरकार के पास में है। ये पर्चा भी कई प्रक्रियाओं से निकला, लेकिन ट्रेजरी में पर्चा रखा रहा, वहाँ से लीक नहीं हुआ। पर्चा लीक कहाँ से हुआ? प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। दिखाने को जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जो आदमी उन कंपनियों में काम करते रहेंगे उनको सबको उठा के डाल दिया। एक कहानी बनाई जाएगी, कुछ पूछा जाएगा, कुछ फंस जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, यही होगा। लेकिन असल पूरा खेल वो ये है कि आपके पास में जब 4 गवर्नमेंट प्रेस हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी प्रेस का पूरा स्ट्रक्चर अलग होता है। वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ के कर्मचारी भी देखे जांचे परखे गए होते हैं, उन पर नज़र रखी जाती है। सिक्योरिटी प्रेस में छपा हुआ एक एक पन्ना, उसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो असली है या नकली है। सिक्योरिटी प्रेस में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जाते हैं, देश की चेकबुक से लेकर, और बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी प्रेस में छपती हैं। उत्तर प्रदेश के पास 4 सिक्योरिटी प्रेस हैं, जिसमें प्रयागराज में एक मुद्रणालय है, राजकीय मुद्रणालय कहते हैं उसको, गवर्नमेंट प्रेस। इसके अलावा लखनऊ में एक गवर्नमेंट प्रेस है, रामपुर में है और बनारस में है। भैया आपके प्रदेश की हिस्ट्री है, अंधाधुंध पर्चे लीक होते हैं, हमेशा से आपके पर्चे लीक होते रहे हैं। तो आप जो सरकार की इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाली प्रेस हैं, उनसे काम करवाने के बजाय ये कमीशन खोरी वाला 13 करोड़ का ठेका बाहर क्यों देते हैं? वो कंपनियां लापरवाही से कहीं पे भी पर्चा छपवा रही हैं। 50 रुपये एक पर्चे का मिला है, जो 5 रुपये में भी नहीं छपता है, तो वो सिक्योरिटी का ही मिला है ना। और अगर सरकार को ये लगता है कि उसकी सिक्योरिटी प्रेस के पास में ज़्यादा क्षमता नहीं है, तो वो क्षमता बढ़ाए, कुछ और लोगों को भर्ती कर ले। उसकी जगह केंद्रीय स्तर पे भी ये जो सिक्योरिटी प्रेस है, सरकारी प्रेस है, इनको बंद करने की तैयारी की जा रही है।
आउटसोर्सिंग की जाएगी। प्रिंटिंग करना सरकार का काम नहीं है, ये वही मुहावरा हर जगह घुमाया जाता है और उसी का नतीजा है कि ये परीक्षाएं लीक हुई हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो विश्लेषक हैं, जो हमेशा के हालात देखते हैं, उनका कहना ये कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो ये कि एक आदमी को ठेका दे दिया और ठेका देने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, तो जो इतना पैसा आपने खाया था वो गया, हड़प हो गया, जब्त हो गया। पेपर बेचे, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, जो पैसा खाया था हड़प हो गया। और स्टूडेंट इस उम्मीद में रहता है कि इस सरकार ने बड़ा सख्ती से कहा एग्ज़ाम कराएंगे दोबारा से, तो ये सरकार आ जाए तो अच्छा है, तो मिल जाएगी। दूसरी सरकार आएगी तो पता नहीं क्या होगा। भर्तियों के लिए यही सरकार ठीक है। इसी अंदाज में गरीब लोगों को, जो लोकल बीजेपी के नेता होते हैं, वो बुलाते हैं, भैया आधार नंबर है, अकाउंट खुला है तुम्हारा, नहीं खुला है, खुलवा लेना, इलेक्शन आने वाला है, जीते तो तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र करा देंगे। वो गरीब सोचा है कि सरकार आएगी, 5-5 हज़ार मेरे अकाउंट में मिलेगा, ना तो कहीं लिखत में, ना पढ़त में, ना मीडिया में बयान है, ना रिकॉर्ड पे है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और इस तरह के पर्चे भी उसी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये सब तो विश्लेषण है, अनुमान है। लेकिन एक ठोस चीज़ ये है कि जब सरकार के पास सिक्योर प्रिंटिंग का एक सबसे अच्छा मैकेनिज़्म मौजूद है, तो इस तरह के गड़बड़ी वाले मैकेनिज़्म पे चले जाने का फ़ैसला अगर खाली संजय उपाध्याय का लगता है तो हम बहुत मासूम हैं। अगर नीति में इतना बड़ा बदलाव आता है और खाली संजय उपाध्याय लाते हैं तो हम बहुत मासूम हैं। और संजय उपाध्याय अगर मलाईदार और बड़ी पोस्टिंग में चले जाते हैं और हम समझते हैं कि वो ऐसे ही चले गए होंगे तो हम मासूम हैं। अगर जो राय साहब हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो एक बिहार की विधायक के भाई हैं और आपको लगता है कि उस विधायक का भाई होने के बगैर उनको बहुत मेरिट पे ठेका मिल गया होगा, तो भी हम बहुत मासूम हैं। तो इतनी सारी मासूमियतें ओढ़ कर कुछ सवाल सरकार से पूछ ही लेना चाहिए, और वो सवाल वो हैं जो मैंने आपको बताए। इस पूरे खेल में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से 50 नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गईं, किस तरह से एक प्रिंटिंग प्रेस वाला लापरवाह था, रोजंदारी के आदमी रख के उनसे पर्चों की कंपोजिंग करा रहा था, उनका डिजाइन करा रहा था। कंपोजिंग जानते, टाइपिंग करा रहा था। किस तरह से उस पर्चे को 4 अलग अलग प्राइवेट प्रेस को दे दिया जाता है, जहाँ पेपर पर्चे वर्चे छपते हैं, जहाँ पे हैंडबिल छपते हैं वहाँ पे। और ये पूरा का पूरा खेल 13 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा ही नहीं हो जाता है। और वहाँ से वो पर्चे लीक किए जाते हैं, सिलेक्टिव लीक किए जाते हैं। किसको किए जाते हैं? सॉल्वर्स को। सॉल्वर्स कौन होते हैं? जो जाके एग्ज़ाम के उत्तर बताते हैं परीक्षार्थियों को। तो ये पूरा का पूरी कहानी इतनी आसान नहीं है, ये बहुत उलझी हुई कहानी है। और हो सकता है कि कुछ लोग ये कहने वाले हों कि भाई साहब ये क्या सब योगी जी के आने से पहले नहीं होता था? तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि योगी जी के आने के बाद बंद क्यों नहीं हुआ, बढ़ क्यों गया? इसका उत्तर दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, दम से फॉरवर्ड करें। इस तरह की पोल खोलनी बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। सपोर्ट करना है, बारकोड है। नमस्कार, जय हिंद।